सुप्रभात विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो ईट अध्यापक पात्रता परीक्षा है, उस अध्यापक पात्रता परीक्षा के अंदर जिन बिन विद्यार्थियों ने हिंदी भाषा सेकंड के रूप में लिया है और हिंदी की शिक्षण विधियां मैं आपको बता रहा था। इसके अंदर सबसे पहले मैंने अनुकरण विधि के बारे में बता दिया। उसके बाद दूसरी विधि कौन सी है, ध्वन्यात्मक विधि। उससे संबंधित वीडियो बनाकर भी अपने यूट्यूब चैनल अपलोड कर दी है और मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों आपने उस वीडियो को देखा होगा। आज मैं बताऊंगा कि ध्वन्यात्मक विधि जो वास्तव में आपको समझ में आ गई है, उस ध्वन्यात्मक विधि के अंदर कौन कौन सी विशेषताएं हैं और कौन कौन सी कमियां हैं। विद्यार्थियों, जैसा कि मैं बताता हूं, अगर मेरे द्वारा बनाई वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट तो आप करते हैं विद्यार्थियों। और जिन भी विद्यार्थियों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि तुरंत जो है वो वीडियो अपलोड करने के बाद में आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो देखिए विद्यार्थियों, मैंने आपको बताया था इससे पहले ध्वन्यात्मक विधि के बारे में, और ये बताया था कि ध्वन्यात्मक विधि के जनक कौन है, वो कौन है, माइकल सेवन। कौन है भाई, माइकल सेवन जो है वो ध्वन्यात्मक विधि के जनक है। और उन्होंने ये बताया था कि समान ध्वनि वाले जो शब्द है, अध्यापक क्या करता है, समान ध्वनि वाले शब्दों का लिखकर कुछ बच्चों को देता है, उससे छात्र क्या करते हैं, वैसे ही शब्दों का निर्माण करते हैं, जिससे छात्र के अंदर क्या है, हिंदी भाषा के शब्द भंडार की क्या होती है भाई, क्षमता विकसित होती है, शब्द भंडार को बताता रहता है। तो ये हमने देखा था ध्वन्यात्मक विधि के अंदर। अब देखिए विद्यार्थियों, इस विधि का उपयोग उस समय किया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि ध्वन्यात्मक विधि का उपयोग कब किया जाता है। ये जो विधि आपके सामने, इस ध्वन्यात्मक विधि का उपयोग कब किया जाता है। तो देखिए विद्यार्थियों, ध्वन्यात्मक विधि का उपयोग उस समय भी ध्वन्यात्मक विधि का उपयोग उस समय भी किया जाता है, उस समय भी किया जाता है जब अध्यापक किसी भक्तिकालीन कवि, उस समय किया जाता है जब अध्यापक क्या करता है भाई, किसी भक्तिकालीन कवि। हिंदी साहित्य के अंदर जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, उसके अंदर हिंदी साहित्य के इतिहास को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले आदिकांड आता है, उसके बाद भक्तिकांड, उसके बाद रीतिकांड, अंतिम जो युग है वो कौन सा है, आधुनिक कांड कह सकते हैं। तो ध्वन्यात्मक विधि जो है, जिसको देने वाले कौन थे, माइकल सेवर। कौन थे विद्यार्थियों, माइकल सेवर। एक कनास के अंदर अध्यापक ध्वन्यात्मक विधि का जब उपयोग करता है, जब वो क्या करता है, भक्तिकालीन कवि के बारे में बताता होता है। जैसे भक्तिकालीन कवि का मतलब ये है, जितने भी भक्तिकालीन कवि थे, जैसे मानो सूरदास जी हैं, मीराबाई है, रसखान है, जितने भी भक्ति कवि है, उन्होंने क्या किया है, एक तो नाम से बात चल रहा है विद्यार्थियों कि भक्ति कवि के अंदर कवियों ने भक्ति से संबंधित बातें कही है। किससे संबंधित बातें की है, भक्ति से संबंधित बातें की है। तो भक्तिकालीन कवियों को जब वो अध्यापक पढ़ाता है, उस समय क्या है, जैसे सूरदास, मीरा, रसखान, इनकी रचनाओं को बताता है, इनकी रचनाओं को क्या कर रहा है, क्लास में पढ़ा रहा है, तब इन रचनाओं को पढ़ाता होता है, क्योंकि इन रचनाओं के माध्यम से प्रथम पंक्ति से अंतिम पंक्ति के समान ध्वनि शब्दों को जोड़ा जाता है। प्रथम पंक्ति से अंतिम पंक्ति में, जैसे विद्यार्थियों आप सब हनुमान चालीसा का पाठ करते होंगे, हनुमान चालीसा का पाठ सुना होगा या आपने सुंदरकांड सुना होगा। उस सुंदरकांड के अंदर जो चौपाई लिखी होती है, उसमें कहीं ना कहीं जो है वो अंतिम जो शब्द के अंदर जो अंतिम वर्ण होते हैं, उसमें कहीं ना कहीं क्या दिखाई देती है, तुकबंदी दिखाई देती है। समान तरह से उच्चित होने वाले शब्दों को हनुमान चालीसा के अंदर, सुंदरकांड के अंदर लिखा गया है। इसलिए जब भी किसी के घर पे कीर्तन होता है, किसी के घर पे क्या होता है, हनुमान जी का भजन चल रहे होते हैं या किसी घर पे कोई कीर्तन होते हैं, तो उस समय अगर सुंदरकांड का पाठ किया जाता है, तो विद्यार्थियों अगर एक बार सुंदरकांड का पाठ शुरू हो जाता है तो वो पूरी एक ही नए और एक ही तान में गाया जाता है, क्योंकि वो सुनने में आनंदित भी लगता है वो सुंदरकांड का पाठ, क्योंकि जो लिखा गया है आपके सामने वो कहीं ना कहीं समान ध्वनि से उच्चित होने वाले शब्दों को लिखा गया है पंक्ति के आखिर में। इसलिए वो जो बोलते हैं, जब वो गाते हैं तो हमें सुनने भी आनंद होता है, और जब हम गाना काम करते हैं तो हम भी क्या है, एक ही तान के अंदर, एक ही ध्वनि के अंदर, क्योंकि वहां है ही क्या,
ध्वन्यात्मक विधि पर आधारित सबसे अच्छा उदाहरण है वो हनुमान चालीसा और सुंदरकांड के जो पाठ, जो सुंदरकांड किया जाता है उस सब में जो है वो समान ध्वनि वाले अर्थ के, समान ध्वनि वाले जो है शब्द ही उन्होंने लिए हैं, इसलिए वो आनंदित करता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ध्वन्यात्मक विधि का उपयोग जब वो हिंदी का अध्यापक, क्योंकि हिंदी की शिक्षण विधि चल रही है, जब हिंदी का अध्यापक क्या करता है भाई, भक्तिकालीन कवियों को पढ़ाता है, जैसे मिया है, रसखान है, सूरदास है, तुलसीदास है, इन कवियों के बारे में बताता है, इन कवियों की रचनाओं को पढ़ाने का प्रयास करता है, तब इन कवियों की रचनाओं को पढ़ा रहा होता है, क्योंकि इन रचनाओं में भी प्रथम पंक्ति से अंतिम पंक्ति के समान ही, प्रथम पंक्ति से अंतिम पंक्ति के समान ही समान ध्वनि वाले शब्दों को जोड़ा होता है। समान ध्वनि वाले शब्दों को कवि लेता है, इसलिए ध्वन्यात्मक विधि का उपयोग हम वहां करते हैं। मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों आपको ध्वन्यात्मक विधि का उपयोग कहाँ किया जाता है समझ में आ गया होगा। अब देखिए विद्यार्थियों, ध्वन्यात्मक विधि के गुण और ध्वन्यात्मक विधि के कमियां। सबसे पहले तो देखिए विद्यार्थियों, ध्वन्यात्मक विधि के अंदर कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती है। सबसे पहली विशेषता तो यह है कि यह क्या है, एक मनोवैज्ञानिक विधि है। जो ध्वन्यात्मक विधि है वो सबसे पहली महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि ध्वन्यात्मक विधि क्या है, मनोवैज्ञानिक विधि है। मनोवैज्ञानिक विधि का मतलब यह है कि इसमें कहीं ना कहीं मनोविज्ञान की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। एक बार अगर हमारा मन लग जाता है उस संगीत के अंदर, तो हम जब तक वो संगीत पूरा नहीं होता, जब तक वो भजन पूरा नहीं होता, जब तक वो पाठ पूरा नहीं होता, जब तक वो सुंदरकांड का अंतिम अध्याय नहीं होता, हम भी सुनने के लिए नाराज होते हैं, क्योंकि हमारा मन क्या होता है, उसमें पसंद होता है। इसलिए ये जो ध्वन्यात्मक विधि है ध्वनि पर आधारित है, लेकिन साथ साथ में क्या है, पूर्ण रूप से मनोवैज्ञानिक विधि है। सबसे महत्वपूर्ण विशेषता तो ये दिखाई देती है। दूसरी विशेषता ये है कि इसके द्वारा, ध्वन्यात्मक विधि के द्वारा बालक रुचिकर तरीके से, ध्वन्यात्मक विधि के द्वारा बालक क्या है भाई, रुचिकर तरीके थे। ध्वन्यात्मक विधि के द्वारा बालक रुचिकर तरीके से समान शब्दों वाले, समान ध्वनि वाले बहुत सारे शब्दों की रचना कर लेता है। बहुत सारे क्या होता है भाई, नए शब्द सीख जाता है, बहुत सारे नए शब्द बना लेता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट दूसरी विशेषता है कि ध्वन्यात्मक विधि से बालक रुचिकर तरीके से समान ध्वनि वाले बहुत सारे शब्दों की रचना करना सीख जाता है। समान ध्वनि वाले बहुत सारे शब्दों की क्या होता है, वो रचना करना सीख जाता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, समान ध्वनि। अंतिम जो विशेषता वो ये है कि भक्तिकालीन रचनाओं के शिक्षण को रोचक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जो भक्तिकालीन रचनाएं हैं उनको पढ़ाते समय उनको रोचक तरीके पढ़ाने के लिए हमें किसका उपयोग करना पड़ता है, ध्वन्यात्मक विधि का। तो विद्यार्थियों, ध्वन्यात्मक विधि के ये लगभग 3 विशेषताएं मैंने आपको बताई है। इसके बाद देखिए विद्यार्थियों, दोष। ध्वन्यात्मक विधि की कुछ कमियां भी है, उन कमियों के बारे में देखिए। कई बार बालक निरर्थक शब्दों का निर्माण भी कर लेता है। यह आवश्यक नहीं है कि आपने, अध्यापक ने पढ़ाया, अध्यापक को तो ज्ञान है क्योंकि वो अध्यापक बना हुआ है, वो कहीं ना कहीं छात्रों को पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। संसार के अंदर प्रत्येक अध्यापक क्या है, मेहनत करके आता है क्लास के अंदर, अपनी तरफ से कुछ ना कुछ ज्ञान छात्रों को देना चाहता है। लेकिन छात्र क्या करते हैं, कई बार ध्वन्यात्मक विधि के माध्यम से सार्थक की बजाय कौन से शब्दों का निर्माण सीख जाते हैं, निरर्थक शब्दों का निर्माण भी सीख जाते हैं, जिससे क्या है, कहीं ना कहीं आगे जाकर उन्हें समस्या का सामना करना पड़ता है। तो सबसे महत्वपूर्ण जो कमी है वो ये है कि ध्वन्यात्मक विधि के माध्यम से छात्र निरर्थक शब्दों का इस्तेमाल करना भी सीख जाता है। और दूसरी जो कमी है वो आपके सामने ये दिखाई देती है कि ये विधि क्या है भाई, ज्यादा समय लेती है। यह विधि क्या है, पढ़ाते समय इसमें समय का ज्यादा उपयोग चाहिए होता है। क्योंकि समय, अगर आप भक्तिकालीन कवि को रचनाएं पढ़ा रहे हैं तो उसमें अगर इस प्रकार से आप बोलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अगर आप ढंग से बोलेंगे, मियाँ बाई के दोहे पढ़ाने लग गए आप, तो मियाँ के दोहों का उच्चारण अगर आप ढंग से करेंगे तो ज्यादा समय चाहिए। इसलिए समय को भी क्या करती है, ज्यादा खर्च करती है, समय को भी जो है ज्यादा बढ़ा देती है। और कई बार अध्यापक को इस विधि के माध्यम से पढ़ाते समय अपना पाठ्यक्रम पूरा करने में क्या है, काफी दिक्कतों का सामने आता है। तो इस प्रकार से 2 कमियां, एक तो क्या है, छात्र क्या करता है भाई, इस प्रकार की ध्वन्यात्मक विधि से निरर्थक शब्द बनाना सीख जाता है। और दूसरी कमी हमें दिखाई देती है
कि धन्यात्मक विधि के माध्यम से समय भी क्या है भाई ज्यादा लगता है, समय भी क्या है भाई ज्यादा लगता है। तो ये 2 कमियां धन्यात्मक विधि में दिखाई देती है। विद्यार्थियों मुझे उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद में और इससे पहले जो वीडियो है उन दोनों वीडियो को देखने के बाद में आप धन्यात्मक विधि से संबंधित प्रश्न पेपर में अंक नहीं करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न तो ये बनता है कि धन्यात्मक विधि का जनक कौन है, वो है माइकल सेवर। कौन है भाई, माइकल सेवर। तो विद्यार्थियों बार बार इस वीडियो को देखिए और याद करने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।